हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर से बात करेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में। हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जब बात की जाए इतिहास के बारे में तो साथियों, इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल आता है, जिसके अंदर से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल मानव की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। दूसरा बात करें साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर से लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते, मतलब कि अपठनीय होते हैं। जैसे सर्पिलाकार लिपि आ गई, गौमूत्र लिपि आ गई, बुस्टोफुदन लिपि आ गई, ये सारी की सारी आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा जो काल आता है ऐतिहासिक काल आता है साथियों, जिसके अंदर से लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और वो पठनीय भी होते हैं, मतलब कि उनको पढ़ा भी जा सकता है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, कालीबंगा की सभ्यता हुई, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे या फिर सरस्वती, द्वेस्वती, नट नदी, मृत नदी के किनारे थी। कहाँ पर थी साथियों? हनुमानगढ़ में थी। और हनुमानगढ़ में ही एक और सभ्यता है जिसका नाम आता है पीलीबंगा सभ्यता, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे साथियों। इसकी जो बारे में किसने बताया था तो याद रखना, लुईस पी तेसीतोरे के द्वारा बताया गया था कालीबंगा के बारे में, ठीक है। और इसकी जो प्रथम खोजकर्ता किसने की थी तो 1952 के अंदर से अमलानंद घोष के द्वारा खोज की जाती है। और बात करें तो 1961 से लेकर 1969 के अंदर से ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। अब काल समय के बारे में बात करें तो इसका कालखंड क्या है? कार्बनसीय पद्धति के अनुसार इसको 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक बताया गया है। कालीबंगा का एक शाब्दिक अर्थ होता है लाडले। कालीबंगा मतलब कि काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, या फिर यहाँ पर से ये भी कह सकते हो कि इस सभ्यता के अंदर से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे प्रमाणित होता है कि उस समय भी जो महिलाएं थी उनको सजने संवरने का शौक हुआ करता था, ठीक है। आगे बात करें तो साथियों, ये कांस्य युगीन सभ्यता आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम ये पुरातात्विक स्थल हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तो कालीबंगा संग्रहालय है, ये हनुमानगढ़ में है। राज्य सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1985-86 के अंदर से। इस सभ्यता के अंदर से दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। याद रखना, जो सड़कें रहती हैं वो समकोण पर काटती हैं। मकान बनाने की जो पद्धति थी वो ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर जाल पद्धति इसमें अपनाई गई थी, ठीक है। और कच्ची ईंटों के मकान हुआ करते थे साथियों, जिन ईंटों का आकार था 30 गुणा 15 गुणा 7.5, थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें तो साथियों, इनके जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो पीछे की तरफ खुला करते थे। नालियां थी वो काष्ठ की बनी हुई थी। दीनहीन सभ्यता ये कहलाती थी। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो वो इस सभ्यता से आपको देखने को मिल जाते हैं। और विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों। यहाँ के लोग दो ही फसल बोते थे, एक तो गेहूँ और दूसरी जौ। यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। बलि प्रथा विद्यमान थी इस सभ्यता के अंदर से। और कुत्ता था वो यहाँ के लोगों का प्रिय जानवर हुआ करता था। ऊंट से ये लोग थोड़े बहुत परिचित हुआ करते थे। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर देवी देवता या फिर मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। समाधि के बारे में बात करें तो साथियों, समाधि के अंदर से आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगे। एक तो अंडाकार समाधि है, दूसरा कुत्ते के साथ है, तीसरा भवन के फर्श पर सजावट के साथ में अलंकृत की गई है। इस सभ्यता के अंदर से स्वास्तिक प्रमाण भी मिला है, मतलब कि साथी का चिन्ह भी मिला है। कालीबंगा सभ्यता है साथियों, यहाँ पर से मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलता जुलता एक बेलनाकार पत्थर प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बात करें तो ये लोग हैं वो शल्य चिकित्सा से पीड़ित थे, मतलब शल्य चिकित्सा से परिचित हुआ करते थे। कैसे प्रमाणित होता है साथियों, इसके बारे में अगर बात करें ना अपन, जब खुदाई की गई थी तो एक आदमी का जो सर निकला था उसके अंदर से इस जो खोपड़ी थी वो जुड़ी हुई थी सी, तो इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग थे शल्य चिकित्सा से मतलब कि परिचित थे। अगर बात की जाए सिक्कों के बारे में साथियों, तो देवी और चित्ता जैसा मतलब इनके मतलब उनके अंकित सिक्का मिला है जो मात्र सत्तात्मक परिवार का हुआ करता था। आगे बात करें तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु सिंधु जो सभ्यता थी उसकी राजधानी हुआ करती थी, तीसरी राजधानी थी, ठीक है। और यहाँ पर जो पुरोहित है यहाँ का प्रमुख स्थान माना जाता है, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता के साथ में मध्य एशिया के साथ में व्यापारिक संबंध बताए गए हैं। आगे बात करते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता साथियों ये राजस्थान के आहड़ उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी। आयड नदी, बेडच नदी या फिर बनास नदी के किनारे। वैसे देखा जाए तो साथियों, राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कोई ना कोई नदी के किनारे आपको जरूर देखने को मिलेगी,
ठीक है। आहड़ सभ्यता है, ये ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नाम पर बात करें तो ताम्रवती नगरी इसको कहा जाता है। अघाट दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। उपनामों के बारे में बात करें तो साथियों, बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति, जो धीरज लाल सांकलिया के द्वारा कही गई है। मर्तकों का टीला भी सभ्यता इसको कहा गया है साथियों। 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो आहड़ सभ्यता साथियों एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। उत्खननकर्ता के बारे में बात करें तो साथियों, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कराने का श्रेय इनको दिया जाता है। बाद में RC अग्रवाल के द्वारा सबसे ज़्यादा खुदाई की जाती है। फिर VN मिश्रा और सांकली आ जाते हैं। फिर एक और आता है विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, ये इसके खोज करता है, थोड़े से याद रख लेना। अब बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता तो ये आती है साथियों की आहड़ सभ्यता के 3 स्तर थे। दूसरा बात करें तो स्टपिक पत्थरों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से उपकरण और औजार बनाने जाते थे। दूसरा बात करें तो लोहे, कांस्य और तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मर्द भांड के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान है वो आहड़ के पास उत्खनन से होता है, ये भी याद रखना। जो मकान थे वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे और आयताकार उनका रूप हुआ करता था। सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर बात करें तो एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। साथ ही एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं और एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें साथियों तो यहाँ पर से बिना हत्या का जलपात्र प्राप्त हुआ है, इम्पोर्टेंट है साथियों। ऐसा ही ईरान में भी मिला है, ठीक है। और ईरान के अंदर से कौन सी, बलूचिस्तान के अंदर से प्राप्त हुआ है। गोरे और कोठे भी यहाँ पर से प्राप्त हुए साथियों, जो अनाज रखने के लिए बने मर्द भांड थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता था। 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक तरफ जिसके अंदर से बात करें तो देखो इन मुद्राओं के अंदर से एक सिक्का मिला, जिसके अंदर से देखो एक तरफ त्रिशूल का और दूसरी तरफ अपोलो का साइन लिखा हुआ है, जिसके अंदर से हाथ में तीर है और पीछे उसका तरकस लगा हुआ है, ठीक है। और ये यूनानी भाषा में लेख मिला है, ठीक है। आगे बात करें देखो उद्योगों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग सबसे बड़ा उद्योग वो था तांबा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तांबे के उपकरण यहाँ पर से अस्त्र शस्त्र और कुल्हाड़ी मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आकृति बात करें तो साथियों यहाँ पर से बेल की आकृति भी मिली है, जो टेराकोटा पद्धति में निर्मित है। पुरातत्व इस मूर्ति को बुलसानी मतलब की बनासियल बुल की संज्ञा देते हैं। अंतिम संस्कार के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ के लोग हैं वो शव को कपड़ों के साथ और आभूषणों सहित दफनाते थे या गाड़ते थे, जिनका सर होता था साथियों उत्तर दिशा में और पैर होते थे दक्षिण दिशा में, ये थोड़ा सा याद रखना। 2 प्रकार की फसलों के ये जानकार थे, जिसमें से चावल हो गया और ज्वार हो गया। ये गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि इन लोगों को 2 ही फसलों का ज्ञान था। यहाँ के लोग रंगाई छपाई से परिचित हुआ करते थे साथियों। यहाँ पर से जो पानी निकालने की जो पद्धति थी वो चक्रकूप पद्धति अपनाई गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं देखो गणेश्वर सभ्यता के बारे में। बात की जाए गणेश्वर सभ्यता के बारे में साथियों तो है कहाँ पर, ये नीम का धारणा सीकर में आपको देखने को मिलेगी। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। उपनाम इसका ताम्र संचय सभ्यता इसको कहा जाता है साथियों। ताम्रकालीन सभ्यताओं का सबसे प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता है और भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी है वो ये सभ्यता मानी जाती है। RC अग्रवाल क्या कहते हैं साथियों, गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन करते हैं, जिसका 1977 में किया गया था साथियों, ठीक है। आगे बात करें इसका काल है तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो काल बताया जाता है 2800 ईसा पूर्व बताया जाता है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से ताम्र उपकरण मिले हैं, याद रखना। ब्रांगरे मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, फारसे मिले हैं, कुल्हाड़े मिले हैं। एक इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीर, सुइयाँ, ये भाले सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मानव तांबे के साथ में अन्य धातुओं से परिचित नहीं थे, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अगर बात करें ये इनके जो मकान थे वो पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मर्द भांड, मर्द पात्र उन्हें कर्पणवर्णी कहा गया था, ठीक है। आगे बात करें तो भारत में पहली बार ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सभ्यता का नाम आता है साथियों नगरी सभ्यता। कहाँ पर है? बेडस नदी के किनारे। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी मध्यमिका है, यह सिबी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और बात की जाए तो यहाँ प्राप्त जो सिक्कों पर मध्यमिका या फिर सिबी जनपद के लेख है वो उत्कीर्ण आपको देखने को मिल जाते हैं। पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता बारे में बात बताई गई है। साथ ही बात करें तो उत्खननकर्ता कौन है? ये 904 ईस्वी में सर्वप्रथम DR भंडारकर के द्वारा किया गया था। आगे बात करें तो देखो शिलालेख में जो गोसुंडी शिलालेख है उसमें हाथीवाड़ा शिलालेख आपको प्राप्त हुआ है,
ठीक है। और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर प्राप्त यहाँ से हुआ है साथियों। और द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का संघकालीन मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इनकी जो खोज होती है साथियों, D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। और 1857 के अंदर से साथियों जो गोसुंडी का शिलालेख है वो श्यामल दास ददियावाड़िया द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गोसुंडी शिलालेख है वो D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा जाता है। राजस्थान में वैष्णव सभ्यता का प्राचीनतम शिलालेख यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा का वर्णन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट भीलवाड़ा के अंदर से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बेराट नहीं, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता बागोर भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी, कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, इसका उत्खनन किसने करवाया? तो साथियों याद रखना, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर L.S. लिंसिक के द्वारा करवाया गया था। आहड़ सभ्यता के समान ये अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। और बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से महासतियों का टीला का उत्खनन किया गया था, ये याद रखना है। यह यहाँ पर से कहाँ पुरातत्व स्थल माना जाता है? कौन सा? महासतियों का टीला। आगे बात करें तो राजस्थान में प्राचीनतम कृषि और पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वो इस सभ्यता से प्राप्त होता है। यहाँ के उपकरण बात करें तो साथियों मध्य पाषाण काल के अवशेषों के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे साथियों पत्थरों से अपने औजार और शस्त्र बनाया करते थे, इसलिए बागौर सभ्यता स्थल को आदिम सभ्यता या फिर संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेड सभ्यता। बात की जाए रेड सभ्यता के बारे में साथियों तो रेड सभ्यता है वो कहाँ पर है? टोंक में है, डील नदी के किनारे है। याद रखना, इसके उत्खननकर्ता बताए जाते हैं दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी बताए जाते हैं। यहाँ पर से साथियों मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, साथ ही चांदी के आघात मुद्राएं पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। लोहा सामग्रियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं साथियों। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? देखो साथियों यहाँ पर से सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए भारत का प्राचीन टाटा नगर इसको कहा जाता है। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 3075 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और बात करें तो साथियों बंदर के समान बर्तन है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मर्ण मूर्तियों पर जो मथुरा कला की छाप है वो भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो आलीशान इमारतों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक का चिन्ह भी आपको देखने को मिल जाता है साथियों, जो उसमें से अपोलोडोरस का एक खंडित सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता का जो काल बताया जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी बताया जाता है। अब देखो साथियों इसके अंदर से क्या क्या है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, सरस्वती नदी है, फिर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, रंगमहल सभ्यता से साथियों आपको सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, साथ ही बात करें तो पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें तो योद्धे गणराज्य की रंगमहल सभ्यता की राजधानी हुआ करती थी। मर्ण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप आपको देखने को मिलेगी। कुछ पंचमार्क सिक्के हैं वो भी यहाँ से मिला प्राप्त हुए हैं साथियों। और कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड के काल के कुछ सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें तो वासुदेव के काल का के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन हुआ करता था वो चावल हुआ करता था। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन है साथियों? डॉक्टर हनारिन के निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। बात करते हैं पीलेबंगा। पीलेबंगा हनुमानगढ़ में है साथियों, सरस्वती नदी गंगा नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विशेष प्रकार का यहाँ पर से घड़ा प्राप्त हुआ है, याद रखना। बाबा रामदेव जी का मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पीतल के वृक्ष का प्रमाण भी यहाँ पर से पीपल के वृक्ष का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता, विराटनगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि ये तो जयपुर में लिख रखा है। तो साथियों ऐसा सवाल अभी तक कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है नए जिलों के अनुसार, तो आप इसको निश्चित रहकर पढ़ सकते हो। इसकी स्थिति है विराटनगर में है, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों ये बाणगंगा नदी या ताला नदी है, फिर अर्जुन की गंगा के किनारे आपको देखने को मिल जाती है। बेराट सभ्यता है साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, याद रखना है। सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, याद रखना। ठीक है, और बात करें तो जयपुर राज्य के जो सवाई राम सिंह सेकंड आते हैं वो बेराट का उत्खनन कार्य करवाते हैं। उत्खननकर्ताओं के बारे में बात करें तो साथियों 1936-37 के अंदर से बात की जाती है। नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया जाता है। सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था साथियों? ये कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया जाता है। इस सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और वो 3 पहाड़ियाँ किस प्रकार है साथियों? एक तो पहाड़ी आती है बीजक की पहाड़ी, दूसरी गणेश डूंगरी, तीसरी भीम डूंगरी आती है। बीजक की पहाड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पर से बाबरू का शिलालेख मिला है 1837 में।
रॉबर्ट बर्टन ने खोजा था। ठीक है, यह भी फिलहाल कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करें बीजक की पहाड़ी में, तो साथियों यहाँ पर से जो भाबरू का शिलालेख है ये अशोक का शिलालेख है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। ठीक है, और दूसरी आती है साथियों भीम डोंगरी, जिसके अंदर से महाभारत के अवशेष आपको देखने को मिल जाते हैं। भीमलत तालाब है वो भी यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो ये शिलालेख बुस्टोपिदन लिपि से खुदा हुआ है। कौन सा, ये याद रखना, जिसके अंदर से अपन बात कर रहे थे अशोक का शिलालेख वो इससे, और इसमें से धम्म, संघ और बुद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, गोहत्या पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई है साथियों इसमें। यहाँ पर से सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है। बौद्ध धर्म का अनुयायी अशोक के बारे में बताता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सोने का कलश यहाँ से मिला, जिसमें से गौतम बुद्ध की अस्थियां के अवशेष यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। 1999 के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से बौद्ध विहार मंदिर भी मिला है। स्तूप मिला है जो हीनयान शाखा का था साथियों। मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष इस सभ्यता से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो साथियों शंख लिपि आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से पंचमार्ग सिक्के प्राप्त होते हैं, यूनानी सिक्के प्राप्त होते हैं साथियों। दूसरा बात करें तो दयाराम साहनी का कहता है कि हूण के शासक मिहिर कुल के द्वारा मंदिरों और स्तूपों को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। आगे बात करते हैं सुनारी सभ्यता कहाँ पर है, अपने झुंझुनू के अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो उत्खनन करवाया जाता है साथियों 1980 से 1981 के अंदर से राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। आगे बात करें तो साथियों यहाँ पर से लोहा अयस्क से लोहा बनाने के प्राचीनतम भट्टियों के जो पुराने अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोहे से बना हुआ कटोरा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, तीर भी प्राप्त हुआ है, भाले भी प्राप्त हुए हैं साथियों। और बात करें तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से, एक तो विराटनगर, सुनारी, नोहा भरतपुर वाली, एक जोधपुरा जयपुर वाली से प्राप्त हुए हैं साथियों। ठीक है, आगे बात करें देखो बालाथल सभ्यता के बारे में। बालाथल सभ्यता है इंपॉर्टेंट है, वल्लभनगर उदयपुर में आपको याद रखनी है। अब क्या पूछता है साथियों, बालाथल सभ्यता है कहाँ पर, तो वल्लभनगर आपसे पूछ सकता है, उदयपुर नहीं देता है। आपको इसी का स्थान पूछता है। इसके अंदर से क्या क्या प्राप्त हुआ है, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। साथ ही बात करें तो लोहे का सबसे पहले ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है, और गाय और बैल की मरण मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं साथियों। एक कंकाल भी प्राप्त हुआ है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बालाथल सभ्यता से साथियों यहाँ पर से कुष्ठ रोग के पुरातत्व प्रमाण भी मिले हैं। उत्तरकालीन ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। आहड़ सभ्यता के समान ये अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों। राजस्थान में बेराट के बाद में यहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है। ठीक है, दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं साथियों, और 11 भवनों का कमरा है वो इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। दूसरा बात करते हैं ओजियान सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। आहड़ सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं साथियों, जिसमें से गाय और बैल के की मरण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं जो सफ़ेद रंग का डिजाइन किया गया था। बैल के बारे में बात की जाती है तो साथियों उसको ओजियान बुल की संज्ञा दी जाती है। उत्खनन करवाया जाता है साथियों 2000 और 2001 के अंदर से करवाया जाता है। उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में बताया गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार है वो खुद इसका उत्खनन करवाती है। आगे बात करते हैं कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है, नागौर कुराड़ा ग्राम पर्वतसर में आपको देखने को मिल जाती है। औजारों की नगरी इसको कहा जाता है। उत्खनन है साथियों मई 1934 में इसका उत्खनन होता है। 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पात्रों की यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों की यहाँ पर से प्राप्ति होती है। ठीक है, और साथियों यहाँ पर से जो नाम आ जाता है प्रमाण युक्त अर्धपात्र मिला है साथियों, जो ईरान के साथ में पारस्परिक संबंधों को बताता है। कुछ सभ्यताएं हैं देखो, एक तो जोधपुरा जिला है साथियों, याद रखना, एक तो जोधपुर जिला मिल जाता है। एक जोधपुरा है वो साथियों आपको पुरातत्व स्थल मिल जाता है। एक आता है साथियों देवधाम जोधपुरिया जो निवाई टोंक में है, ये देवनारायण जी का मंदिर है, ये याद रख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जोधपुरा सभ्यता स्थल के बारे में साथियों। है कहाँ पर, कोटपुतली जयपुर में आपको देखने को मिलेगी, विराटनगर के निकट ही आपको देखने को मिलती है, और साबी नदी के किनारे है। लोहा अयस्क से लोहे बनाने की जो भट्टियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष, और साथ ही बात करें तो काली पॉलिश युक्त मर्द भांड है वो प्राप्त हुए हैं। दूसरा बात करें तो कपिस वर्णी और मर्द भांडों का 1 मीटर जमाव पाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी, नगर सभ्यता स्थल टोंक में है साथियों। ठीक है, ये क्या थी साथियों की, ये थी कि प्राचीन नाम इसका नाम था कि मालव नगर था साथियों। मालव गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। यहाँ से साथियों आघाट मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, चांदी की पंचमारक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मालव गणराज्य के जो सिक्के बताए गए हैं उसमें से रेड हो गया, नगर हो गया। ठीक है, और महिषासुर मर्दनी की जो मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, जो इसका प्राचीनतम अंकन यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा बात करें तो सिंह वरुड़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से
नोह सभ्यता स्थल के बारे में। नोह सभ्यता है कहाँ पर? भरतपुर में है साथियों, रूपारेल नदी के किनारे अलवर का शोक जिसको कहा जाता है। इसका उत्खनन करवाया जाता है 1963-64 में RC अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर से साथियों 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। महाभारत से ताम्र युगीन सभ्यता तक की बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो आर्यकालीन सभ्यता इसको कहा गया है साथियों। पक्षी चित्रित ईंट भी यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे बात करें तो जोग बाबा और यक्ष बाबा की मूर्ति है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं सोंदी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, सरस्वती नदी के किनारे है और हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन करवाया जाता है 1953 के अंदर से अमलानंद घोष के द्वारा। इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं बरौर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? बरौर गंगानगर में लाडले। इसका उत्खनन करवाया जाता है 2003 के अंदर से राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ पर से शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बटन के समान मोहरें हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। दूसरा बात करते हैं मल्लाह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में है। और बात करें सभ्यता के बारे में तो साथियों घना पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाती है। लोहाकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्र का हारपून और तलवारें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, याद रखना, जो प्राग ऐतिहासिक का उदाहरण बताई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कणसव सभ्यता के बारे में। कहाँ पर है? कोटा में है। राजा मौर्य शासक धवल का 738 का अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्य शासकों की जानकारी या तो कोटा से मिलेगी या फिर जो चित्तौड़ से मिलेगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बयाना सभ्यता स्थल के बारे में। बयाना भरतपुर में आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो प्राचीन नाम है वो याद रखना, शोणितपुर इसको कहा जाता है। सर्वाधिक कब्रें हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मध्यकालीन भारत में बयाना है, यहाँ पर से नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना। और गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नेनवा सभ्यता स्थल के बारे में। बूंदी में है लाडले। इसके अंदर से देखो क्या था साथियों, यहाँ पर से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नवरात्रा उत्सव में दुर्ग सप्तमी का गायन यहाँ पर से प्रमाण देखने को मिल जाता है। अन्य कुछ सभ्यताएं हैं साथियों, जैसे इसवाल सभ्यता उदयपुर में, डीडवाना नागौर में, एलाना जालौर में, जूनाखेड़ा पाली में, लाचूरा भीलवाड़ा में साथियों, गिलोंड राजसमंद में, इंद्रगढ़ कोटा में, डोडा धोरा बीकानेर में, दर भरतपुर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में और ओलाकुंड है ये जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने सिक्कों के बारे में। सबसे पहले बात करें जो सिक्के होते हैं, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, याद रखना। सिक्के क्या बताते हैं? उसकी किसी भी राज्य या फिर रियासत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। किसी भी साम्राज्य की सीमा के बारे में भी पता चलता है, याद रखना। भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के मिलाए जाते हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? वो चलाए जाते हैं विमकेडफेसियस के द्वारा, जो कुषाण शासक था उसके द्वारा चलाए जाते हैं। बात करें बप्पा लावर या फिर काल भोज के द्वारा, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। ठीक है, राज्य सबसे पहले राजस्थान में इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। एक बात करते हैं देखो साथियों, केब ने 1893 के अंदर से एक पुस्तक थी जिसका नाम बात करें अपन देखो, उसका नाम रहता है द केसेज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। इन्होंने इस पुस्तक में राजपूतानाओं के सिक्कों का अध्ययन किया था। राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों के बारे में बात करें तो साथियों आघात मुद्राएं थी जो चांदी और तांबे से निर्मित थी। वह मुद्राएं केवल जो चांदी से बनाते थे उसको पंचमारक सिक्के कहलाते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे माने जाते हैं। इन पर किसी भी शासक का नाम अंकित नहीं हुआ करता था। सर्वाधिक प्राप्ति जो है सिक्कों की वो साथियों ड्रेड सभ्यता से प्राप्त हुई है, जो ढील नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाती है। भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ से मिला है। राजस्थान का टाटा नगर इसको कहा जाता है। रेड के अलावा साथियों सांबर जयपुर, दूसरा नगरी चित्तौड़गढ़ जिसमें से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, इसके अंदर से देखने को मिलेगा। आगे बात करें साथियों तो राजस्थान में प्रतिहार कालीन सिक्के हैं वो 9वीं सदी के माने जाते हैं। भीनमाल, जालोर, सांबर, जयपुर में मिले हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें तो साथियों अजमेर के संस्थापक हैं जो 1113 ईस्वी में अजयराज के सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी का अंकन हुआ करता था, दूसरी तरफ श्री अजय देव का अंकन हुआ करता था। सोमेश्वर के सिक्कों पर बेल की आकृति चित्रित हुआ करती थी। राजस्थान में सिक्के ढालने का सर्वप्रथम जो टकसाल थी वो साथियों आमेर में थी, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें तो राजस्थान में गधे की आकृति में चित्रित और चित्र वाले सिक्के थे उनको प्रचलित थे और उनको क्या कहते थे? गदिया सिक्के कहलाते थे। अब मारवाड़ राज्यों के सिक्कों के बारे में बात करें तो साथियों मारवाड़ गणराज्य में मारवाड़ जिसमें से नाम महाराजा गंगा सिंह के काल के सिक्के बताए जाते हैं, जिसमें से गदिया सिक्के और फदिया सिक्के आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें तो विजयशाही सिक्कों के अंदर से डबरू शाही सिक्का
आपको देखने को मिलेगा। ये 2 सिक्के हैं, विजय शाही सिक्का और डबरू शाही सिक्का। धौलपुर में बात करें तो तमंचा शाही सिक्का जाता है। जयपुर राज्य का झाड़ शाही, जिसको पेशा कहा जाता है साथियों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रतापगढ़ राज्य में सालिम शाही सिक्का था। मेवाड़ राज्य का चांदखोड़ी सिक्का था साथियों, चांदोड़ी सिक्का। जैसलमेर राज्य में बात करें तो अश्व शाही सिक्का और मोहम्मद शाही सिक्का आपको देखने को मिलता है। झालावाड़ में बात करें तो मदन शाही सिक्का आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें भीलवाड़ा राज्य के बारे में बात करें तो भिलाड़ी आ गया, ढिंगला आ गया और त्रिशूलिया सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। शाहपुरा में बात करें तो साथियों 11 सदिया सिक्का आपको देखने को मिलता है। और बीकानेर में आलम शाही सिक्के आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है, थोड़ा अपन पढ़ लिया। अब बात करते हैं देखो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का द्वारा। इनका जो जन्म होता है ये 20 मार्च 1782 को होता है। ठीक है, इनके माता पिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनको घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें देखो इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती हैं, उन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। पहली पुस्तक का नाम आता है द एनालिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान राजपूताना, जो 1829 में लिखी गई थी। दूसरा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये 1832 में लिखी जाती है साथियों। प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है विलियम क्रुक को दिया जाता है। नेक्स्ट इतिहासकार आता है साथियों, कौन आता है? कवि राजा श्यामल दास ददियावाड़ी आता है साथियों। इनका जन्म होता है 5 जुलाई 1836 को होता है। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या थे साथियों? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि और कृपा पात्र माने जाते हैं। इनकी उपाधि है, ये कवि राजा की जो उपाधि है वो सज्जन सिंह देते हैं, याद रखना। और केसर हिंद है, ये उपाधि आपको इनको अंग्रेजों द्वारा दी जाती है। इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो साथियों वीर विनोद आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी भाषा अवधी भाषा है। 21 वर्ष का समय इसमें लगा था। ठीक है, और इनके द्वारा 3 कार्यकाल देखे जाते हैं, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और मेवाड़ फतेह सिंह का कार्यकाल इनके द्वारा देखा जाता है। इस पुस्तक को लिखने का जो कार्य स्टार्ट करवाता है साथियों शंभू सिंह करवाता है, लेकिन जो पूर्ण होता है वो सज्जन सिंह के समय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब फतेह सिंह है उन वो पन्नों को जला देता है, मतलब कि इस पुस्तक को लिखने में रोक लगा देता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो ये बात अपन ने डिस्कस कर ली कि केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा, फिर बोल सकते हो कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। आगे बात करें तो कवि राजा की जो उपाधि दी थी वो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और बात करें साथियों वीर विनोद पुस्तक के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अवधी भाषा में लिखी गई है, 21 वर्ष का समय लगा था, 1 लाख का खर्च आया था। ठीक है, और महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर लिखनी प्रारंभ होती है, पूर्ण होती है महाराणा सज्जन सिंह के काल के अंदर से। मेवाड़ का इतिहासकार इसमें कहा जाता है साथियों, किनको? इसको कवि राजा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें देखो साथियों अपन किसके बारे में, इसमें यह भी कहा गया देखो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 84 दुर्गों में से मतलब कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को बताया गया है। महाराणा विजय सिंह है जो इसमें से मारवाड़ का शासक हुआ करते थे साथियों। इस विजय सिंह को साथियों मारवाड़ का जहांगीर या फिर जहांगीर का नमूना कहा जाता है। इनकी एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय, और इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां या फिर नूरजहां का नमूना कहा जाता है। आगे बात करते हैं, नाम आता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म है साथियों 1836 में रोहिड़ा ग्राम सिरोही में होता है। शिक्षा ये मुंबई में लेते हैं। कर्म स्थली बात करें तो साथियों उदयपुर आ जाती है। इनके जो गुरु हैं साथियों तो कवि श्यामल दास आपको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरे बात करें तो साथियों ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहता था। ठीक है, और इनके द्वारा साथियों 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की जाती है। सर्वश्रेष्ठ करती है भारतीय प्राचीन शिल्पमाला, उसकी रचना की जाती है साथियों। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान के प्रथम इतिहास ग्रंथ है, वो नाम आता है साथियों देखो मुणोत नैनसी ख्यात आपको देखने को मिल जाता है, उसका संपादन किया जाता है। और साथियों इन्हीं के द्वारा जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी ना, कौन सी, एनालिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और साथ ही अशुद्धियाँ हैं उनको भी दूर किया जाता है, या फिर ये बोल सकते हो कि राजस्थान के इतिहास को दोबारा लिखने का श्रेय इनको दिया जाता है। राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार इनको माना जाता है। भारतीय लिपि शास्त्र का अंकन करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नामांकित किया था, ये भी याद रख लेना साथियों। साथ ही बात करें तो सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था, उदयपुर राज्य का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। आगे बात करें देखो नाम आता है डॉक्टर LP टेसीटोरी के बारे में। पूरा नाम लुइजी पियो टेसीटोरी इसको कहा जाता है साथियों। इनका जन्म होता है कहाँ पर से? इटली में इनका जन्म होता है। ज़्यादा कोई खास अपने को देखने को नहीं मिलता है। ये जयपुर आते हैं, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? राजस्थान के अंदर से सर्वप्रथम आते हैं जोधपुर राज्य में आते हैं, बाद में बीकानेर आते हैं। बीकानेर अपनी कर्मस्थली बना लेते हैं। मृत्यु इनकी 22 नवंबर 1919 को जाती है, वहीं पर इनकी आपको कब्र देखने को मिल जाती है। महाराजा गंगा सिंह ने इनको
चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था। पुस्तकों के बारे में बात करें तो राजस्थान के चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण वो भी इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है। प्रसिद्ध पुरातत्व कालीबंगा सभ्यता के माने जाते हैं। भाषा इसकी शास्त्रीय विद्वान आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इनके द्वारा 2 ग्रंथों का संपादन किया जाता है। ये याद रख लेना, नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणी दीक्षात आती है। ठीक है। और दूसरा बात करें तो नाम आता है राव जेतसी रुछंड आपको देखने को मिल जाता है। इनका संपादन किया था, ये भी याद रखना। ये लिखा किसने था साथियों? पृथ्वीराज राठौड़ लिखा था पीथल भाषा के अंदर से। दूसरा बात करें तो राव जेतसी रुछंद है, ये बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं, बीकानेर संग्रहालय में इनको जो स्थापना की जाती है। ठीक है। इनके जो शिक्षक माने जाते हैं वो नाम आता है पंडित रामकर्ण ओसापा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर से। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश आता है अजमेर मेरवाड़ा प्रांत, ये याद रख लेना। 3 ठिकाने आते हैं जिसमें से नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, लाभ आ जाते हैं। 19 रियासतें आपको देखने को मिल जाती हैं। ज़्यादा अपने ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट तो उसमें देखेंगे, लेकिन बात करें सबसे पहले मेवाड़ और उदयपुर रियासत के बारे में। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है जिसका जन्म 566 में होता है। दूसरा बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासत है। इन सभी रियासतों पर गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में बात करें तो मेवाड़ के राजा राव या फिर महाराणा बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का नाम आता है तो यहाँ पर से महारावल की उपाधि धारण करते थे यहाँ के राजा। नेक्स्ट सभ्यता आ जाती है साथियों, नेक्स्ट रियासत कौन सी आती है? मारवाड़ या फिर जोधपुर राज्य, बीकानेर राज्य और किशनगढ़ राज्य। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी साथियों? मारवाड़ रियासत थी। यहाँ पर से राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। बूंदी के बाद में कोटार और दूसरा था झालावाड़। यहाँ पर से हाड़ा राजपूतों का वंश हुआ, मतलब की शासन हुआ करता था। राजस्थान की सबसे जो नवीनतम रियासत मानी जाती है वो झालावाड़ मानी जाती है। आगे बात करें भरतपुर और धौलपुर है, यहाँ पर से जाट रियासत का शासन था। मेन रूप से बात करें जो सिनसिनवार गोत्र था उनका यहाँ पर से शासन हुआ करता था। दूसरा बात करें जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर और करौली के बारे में बात करें ना लाडले, तो यहाँ पर से जो लोग थे जैसलमेर के लोग थे वो अपना लास्ट में जो शासन थे वो वहाँ पर से सिंह लगाते थे नाम के अंत में, ये याद रखना। और यहाँ पर से थे वो पाल लगाते थे। जैसलमेर और करौली पर यादव वंश का शासन हुआ करता था। अलवर में बात करें तो नरुका वंश ने शासन किया था। आमेर में बात करें तो साथियों कछुआ वंश ने शासन किया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ी रियासत मानी जाती है आमेर। सिरोही में बात करें तो देवड़ा राजपूत वंश ने शासन किया था। शाहपुरा में बात करें तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। और टोंक में बात करें तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ये 19 रियासतें थी, इनके बारे में अपने थोड़ा बहुत देखा। अब बात करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास के बारे में। मेवाड़ राज्य के बारे में जब चर्चा होती है तो गुहिल वंश, सिसोदिया वंश संसार का सबसे प्राचीन वंश राजवंश है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। मेवाड़ का अर्थ होता है साथियों मेर या फिर मेव या तो मेर जाति रक्षित प्रदेश आपको देखने को मिल जाता है। वर्तमान जिले में बात करें तो साथियों भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आप ब्यावर भी बोल सकते हो। महाभारत काल को में इसमें से क्या था कि सिवी जनपद में आपको देखने में आता था। इसकी जो राजधानी थी मध्यमिका नगरी आपको देखने को मिल जाती है। मेव जाति, मेर जाति निवास यहाँ पर से करती थी। इस कारण से संस्कृत भाषा में इसको मेदपाट और हिंदी में प्रागवाट पड़ा था। ठीक है। अब बात करें देखो इनका जो मेवाड़ राज्य का जो झंडा था उनके बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से झंडा हुआ देखा रहता। देखो इसके ऊपर एक तो तरफ तो सूरज था। ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो साथियों यहाँ पर से 2 अंकन लिखे हुए थे। ये देखो क्या था कि इसमें से देखो एक तरफ क्षत्रिय योद्धा तलवार लिए खड़ा था, इस प्रकार से आता है। और जिसमें से बात करें तो नाम आता है एक तरफ आ जाता है भील योद्धा पूंजा जी हैं, उनकी आपको देखने को मिल जाती है। और देखो इसमें से बात करें देखो इस प्रकार से था। और एक चीज़ लिखी थी जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये वाक्य यहाँ पर से लिखा गया होता था। वर्तमान में ये कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में पड़ा है। आगे बात करें तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल हैं, गुहिल शासक हैं वो साथियों ईरान के नौशेखा आदिल के संतानें बताई जाती हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? मेवाड़ के गुहिल शासक गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज माने जाते हैं। इनको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। सूर्यवंशी का प्रमाण भी आपको देखने को मिल जाता है। मेवाड़ के महाराणा अपने आपको हिंदुजा सूरज कहते थे। ठीक है। राज्य चिन्ह इनका झंडा जिसके ऊपर सूर्य की अंकित हुआ करती थी, इस प्रकार से अपने ऊपर देखा ना। आगे बात करें देखो काल भोज बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य की भी आकृति आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें तो महाराणा रायमल ने अपने लेख में एक शब्द लिखवाया था सूर्यवंशी क्षत्रिय। गुहिल वंश हैं उसके बारे में बात करें देखो सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इनकी जो राजधानियाँ थी
नागदा थी ये काल भोज है, फिर बप्पा रावल ने बनाते हैं। आहड़ है अल्लट बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ रावल जैतर सिंह बनाते हैं। उदयपुर और गोगंदा हैं ये साथियों महाराणा उदय सिंह बनाते हैं। कुंभलगढ़ और चावंड राजधानियाँ ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई जाती हैं। चित्तौड़गढ़ को राजधानी महाराणा अमर सिंह बनाता है। उदयपुर को राजधानी महाराणा भीम सिंह बनाता है और ये अंतिम राजधानी हुआ करती थी। इनके बारे में और बात करें तो साथियों इनके जो कुल देवता हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं। कैलाशपुरी उदयपुर में आपको देखने को मिलता है और बप्पा रावल ने बनाया था। आराध्य देव के बारे में बात करें तो साथियों नाम आ जाता है वो आता है गढ़बोर का चार भुजानाथ मंदिर जो राजसमंद में है। कुल देवी बाण माता चित्तौड़गढ़ में है। केलवाड़ा राजसमंद में आपको देखने को मिलेगी। आराध्य देवी फिर इष्ट देवी चार भुजानाथ हल्दी घाटी में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में। मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर से गोहिल वंश या फिर गोहिलोत वंश या फिर सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। स्थापना के बारे में बात करें तो राजा गोहिल, गोहिलोत, गुहदत्त, मूल पुरुष आदि पुरुष इनको कहा जाता है। इनके द्वारा 566 ईस्वी के अंदर से स्थापना की जाती है। ये इतना डिटेल में पूछेगा नहीं किस प्रकार से क्या क्या वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करें देखो गोहिल के बारे में। 566 के बारे में बात होती है तो 566 में गोहिल वंश की स्थापना की जाती है। इनकी जो माता थी पुष्पावती थी, आबू की परमार राजकुमारी मानी जाती है। पिता बात करें तो साथियों शीलादित्य थे जो वल्लभी नगर के शासक हुआ करते थे। लालन पालन इनका कौन करता है साथियों वीर नगर की कलमावती ब्राह्मणी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और बात करें तो देखो साथियों इसके अंदर से राजा रहता है सबसे पहले गोहिल रहता है 566, फिर भोज बनता है, फिर नाग बनता है, महेंद्र फेस्ट, फिर ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें देखो काल भोज के बारे में। ये काल भोज है ये कौन था महेंद्र सेकंड का बेटा था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो काल भोज बप्पा रावल के बारे में बात कर लेते हैं। काल भोज बप्पा रावल के बारे में बात करें तो 734 ईस्वी में शासक बनता है। 753 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा माना जाता है। महेंद्र सेकंड का पुत्र था। हरित ऋषि की गाय चराता था बचपन में याद रखना। और काल भोज को हरित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। कार्यों के बारे में बात करें तो साथियों एकनाथ मंदिर है वो कैलाशपुरी गांव में इनके द्वारा बनाया जाता है। सास बहू का मंदिर है वो भी उदयपुर में इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। प्रथम जो राजधानी नागदा है वो इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। बात की जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था। 3री शताब्दी के अंदर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा था और बाद में यहाँ पर से ये मान मौर्य को आकर ले लेते हैं और बाद में आक्रमण होता है। काल भोज का आक्रमण करने के बाद में इसको प्रथम विजेता माना जाता है। जानकारी किससे मिलती है मान मौर्य शिलालेख से मिलती है। आगे बात करें तो साथियों मेवाड़ में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए जाते हैं वो काल भोज के काल में चलाए जाते हैं। मृत्यु इनकी नागदा राजधानी में होती है। बप्पा रावल की छतरी भी यहाँ पर से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं राजा अल्लट। राजा अल्लट है ये साथियों देखो इसके बारे में बात करें आलू रावल की उपाधि ये धारण करते हैं। ठीक है। यह भाटों द्वारा लिखित ख्यात साहित्य में आपको देखने को मिल जाती है। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का जो गठन करते हैं राजा अल्लट करते हैं। याद रखना आहड़ नगर बसाया था। जगत अंबिका माता का मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और जो दूसरी राजधानी हुआ करती थी ये भी आहड़। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें देखो हुण राजकुमारी हया देवी से विवाह करते हैं। यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो साथियों राजा गोहिल, गोहिल के बाद में बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद अल्लट, अल्लट के बाद छेमचिंग आता है। प्रथम शासक था जो रावल की उपाधि धारण करता है। याद रखना। इनका सामंत सिंह के बारे में बात करें तो मालवा के परमार शासकों पर अधिकार कर लेते हैं। इधर कुमार सिंह आता है जो पुनः चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं तो एक थोड़ा बहुत पूछा जाता है नाम आता है भूताला का 1226 में होता है साथियों हल्दी घाटी के निकट होता है। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य होता है। इसमें इल्तुतमिश की हार हो जाती है। तीसरी राजधानी बनाई जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। नाम आता है रावल रतन सिंह के बारे में। बात की जाए रावल रतन सिंह के बारे में तो साथियों इनका जो शासन है वो 1301 से लेकर 1303 तक चलता है। इनका जो विवाह होता है साथियों सीहल द्वीप की राजकुमारी इनका नाम आता है पद्मावती। इनके पिता का नाम था राजा गंधर्व सेन की पुत्री से इसका विवाह होता है। एक हीरामन तोता है वो पद्मावती की सुंदरता के बारे में बयां करता है। ठीक है। रानी पद्मावती है साथियों यहाँ पर से बात करें देखो इनके साथ में इसका जो गोरा तो भाई है और बादल है वो चाचा आपको देखने को मिलता है। और विवाह के बाद में ये दोनों के दोनों इनके साथ में आ जाते हैं और मेवाड़ के अंदर से रावल रतन सिंह के साथ में सैनिक बन जाते हैं। और बात करें साथियों मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। 1540 में लिखा था। कब लिखा था 1540 के अंदर से इसको लिखा गया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें तो साथियों रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। उसको वो निकाल देता है। ठीक है। वह जाकर कहाँ पर जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है और पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है। और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी है
वो सोचता है कि मेरे को तो मतलब पद्मावती प्राप्त करनी है, तो वो युद्ध कर देता है साथियों। खिलजी का जो आक्रमण होता है वो 1303 में होता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। इसकी सारी डिटेल के बारे में देखना चाहता हूँ, पद्मावत मूवी वो देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कोई खास अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देखनी है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको देखने को मिल जाता है साथियों। आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है 1303 के अंदर से। यहाँ पर से गोरा और बादल मारे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से साका होता है, और साका के अंदर से जौहर बात करें तो साथियों रानी पद्मिनी के द्वारा किया जाता है, और केसरिया है वो रावल रतन सिंह के द्वारा किया जाता है। दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पतन हो जाता है 26 अगस्त 1303 के अंदर से। अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत लेता है, और जीतने के बाद में इसको कत्लेआम का आदेश जारी कर देता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा था साथियों, अष्टधातु का दरवाज़ा, इसे वो दिल्ली ले जाता है, और बाद में शाहजहाँ ने उसे लाल किले पर लगा दिया गया था। अपने पुत्र के नाम पर खिजर खां दुर्ग नाम इसका रख दिया जाता है, और उसको सौंपकर चला जाता है। आगे बात करते हैं, किलेदार किसको बनाया? खिजर खां को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी है, ये जालौर पर अधिकार कर लेता है। सोनगरा शासकों का शासन हुआ करता था यहाँ पर से, जिसमें से बात करें मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को क्या कहते थे साथियों? मुछला, बड़ी मूछें होने के कारण उसको मुछला सोनगरा कहा जाता था, ठीक है। आगे बात करें, देखो ये जालौर का शासन था, और ये क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है, और खिजर खां मालदेव को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या मतलब उसको किलेदार बना देता है साथियों। मालदेव की मृत्यु पर्यंत तक वो इसका किलेदार बना रहता है। बाद में इसका जो पुत्र रहता है बनवीर सोनगरा है, वो यहाँ पर से शासन बनता है साथियों। इधर बात करें तो सिसोदा गांव के अंदर से हमीर है, वो हमीर ने आक्रमण कर दिया, और पुनः प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो नाम आता है साथियों बनवारी सोनगरा है, उसको मार देता है, और हमीर इसका कारण यहाँ पर से दोबारा राणा बन जाता है। और हमीर सिसोदिया वंश का निर्माण करता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। यह गोहिल वंश का इस भाग माना जाता है। यह सब का त्याग कर कर अपने नाम के आगे राणा या फिर महाराणा की उपाधि धारण करता है। अब बात करते हैं अपन राणा हमीर सिसोदिया के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार था। इसके साथ में इसका एक ग्रंथ था, नाम आता है खजाइन उल फतूह, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कहानी के बारे में बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किस प्रकार से क्या क्या किया उनके बारे में। एक और ग्रंथ आता साथियों मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ आता पद्मावत, 1540 में लिखा गया था, इसमें जानकारी भी ये भी मिलती है। आगे बात करें खुसरो का ग्रंथ आता, देखो खुसरो का ग्रंथ ये कहता है कि साके से मना करता है, लेकिन पद्मावत के बारे में बात करें तो देखो 26 अगस्त 1303 को प्रथम साका यहाँ पर से हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। राणा हमीर सिसोदिया के बारे में बात करें तो कार्यकाल रहता है इसका 1326 से 1364 तक रहता है। सिसोदिया साका के संस्थापक माने जाते हैं, और राणा की उपाधि सर्वप्रथम यही धारण करते हैं, ठीक है। और बात करें तो साथियों देखो मारना कुंभा पर, या फिर इनके बारे में बात करें, मारना कुंभा के अंदर देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया की टीका, ये सारी के सारी के अंदर से देखो क्या है, मारना कुंभा ने इन्होंने राणा हमीर को उपाधि दी थी, ठीक है, जिसमें से वीर राजा विषम घाटी पंचानन के नाम से आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें, कर्नल टोड कहता है कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ये भी याद रखना इन्होंने, किनके द्वारा ये हराया था? राणा हमीर के द्वारा। राणा हमीर सिसोदिया मेवाड़ के उद्धारक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है राणा छेतर सिंह, जिनका शासनकाल 1364 से 1382 तक रहता है साथियों। ये एकलिंग प्रशस्ति में लिखवाता है, और यहाँ पर से हाड़ा जो राजाओं के द्वारा हराया जाता है। ये क्या करता है साथियों? राणा जो छेतर सिंह है, ये मेवाड़ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे अजमेर को जीत लिया, भीलवाड़ा को जीत लिया, मतलब कि इसका क्षेत्र विस्तार में ज़्यादा ध्यान था, ठीक है, और आसपास के सारे क्षेत्र ये जीत लेता है। आगे बात करें तो मेवाड़ और मालवा के शासकों को मारने के बाद में नए संघर्ष का जन्म होता है, जिसको मेवाड़ मालवा संघर्ष होता है, ठीक है। इसमें से दासी के 2 पुत्र होते हैं, जिसमें से चाचा और मेरा होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अपन बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं राणा लाखा लक्ष्य सिंह। राणा लाखा लक्ष्य सिंह के बारे में बात करें तो 1382 से लेकर 1481 तक इनका शासन रहता है साथियों। जावर की खान इन्हीं के समय खोजी गई थी, जिसे सीसा जस्ता चांदी निकाली जाती थी। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हो जाती है साथियों। इन्हीं के काल के अंदर से पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है साथियों। आगे बात करें किसका ने करवाया था, तो याद रखना बंजारों के द्वारा कराया, नाम आता है उनका बिच्छूमार और चिड़ियामार, 2 बंजारे उनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। एक और बात करें तो साथियों पिछोला झील के पास में आपको एक क्या मिलेगा, नटनी का चबूतरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? लाखा ने ही करवाया था। गल की नटनी का चबूतरा है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें तो वर्तमान में एक महल और एक मंदिर आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम आपको जग मंदिर और जग
महल और जग मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। पिछोली गांव में इसका निर्माण हुआ था, पिछोला झील कहलाई थी, याद रखना। इनका जो विवाह होता है साथियों, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होता है, ये थोड़ा सा याद रख। अब होता क्या देखो, यहाँ पर से जो शासक था राणा लाखा था, इनका पुत्र ज्येष्ठ था, नाम आता चूड़ा सिसोदिया। चूड़ा सिसोदिया के बारे में बात करें तो राघव देव इनको कह सकते हैं साथियों। देखो इसमें से 2 भाई आते हैं, इसमें से चूड़ा सिसोदिया और राघव चेतन दोनों भाई मेवाड़ आए और बहन का विवाह चूड़ा से करवाना चाहते थे। इसी मतलब किससे करवाते थे, चूड़ा से करवाना चाहते थे इसके साथ में। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि किसी कारणवश उसका विवाह लाखा से हो जाता है। बाद में एक शर्त रखी जाती है कि जो भी उससे पुत्र होगा वो कौन होगा साथियों, हंसाबाई से जो भी पुत्र होगा वो किसका होगा, मेवाड़ का अगला शासन बनेगा साथियों। ठीक है, इसी कारण जो चूड़ा है सिसोदिया है वो मेवाड़ का भीष्म पिता इनको कहा जाता है। बाद में एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था मोकल साथियों। 1421 में राणा मोकल है मेवाड़ का राजा बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें महाराणा मोकल के बारे में। इनका जो कार्यकाल रहता है 1421 से 1433 में रहता है, 12 वर्ष तक रहता है, याद रखना। इनकी माता हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी, पिता राणा लाखा थे। पत्नी के बारे में बात करें तो नाम आता है रानी सौभाग्य देवी आता है। इनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर से त्रिभुवन नारायण मंदिर या फिर भोज मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं। वर्तमान में यह समिदेश्वर या फिर मोकल मंदिर नाम रखा गया है। दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो साथियों, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके जो शासनकाल के अंदर से जो प्रसिद्ध शिल्पी थे नाम आता है पन्ना मन्ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिलवाड़ा अभियान 1433 के बारे में। जिलवाड़ा अभियान के बारे में बात करें तो साथियों ये गुजरात में पड़ता है। इसके बारे में बात करें तो देखो क्या होता है यहाँ पर से, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। देखो जिलवाड़ा अभियान होता कब है, गुजरात के बारे में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करें देखो नाम आता है यहाँ पर से महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहता है साथियों कब से कब, 1433 से लेकर 1468 तक रहता है। प्रमुख उपाधियों के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और ये इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इनको 108 उपाधियाँ मिली थी, ये भी याद रखना। ठीक है, कुछ उपाधियाँ हैं जिसमें से अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी होने के कारण हिंदू सुरतारण, ये क्या कहते हैं इसको, महाराणा हिंदू शासक होने के कारण, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, और राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इनको दिया जाता है। ठीक है, अन्य बात करें तो राजगुरु, छाप गुरु आ जाता है। महाकुंभा के बारे में बात करते हैं। देखो महाराणा कुंभा है, इनके पिता मोकल हैं, माता है सौभाग्य देवी, आपको थोड़ा सा याद रखना है। संरक्षक बात करें तो राव रणमल आपको देखने को मिल जाता है, जो मारवाड़ का शासक था, वो याद रखना है। ठीक है, दासी भारमली, सिसोदिया सरदार हैं, वो यहाँ पर से क्या कहते हैं राठौड़ सरदार बनाए गए थे, ये नहीं देखना। आगे बात करें तो मेवाड़ का कटा दाता इनको बनाया जाता है। एक साथियों इनके शासनकाल के अंदर एक संधि होती है जिसका नाम आता है साथियों यहाँ पर से कौन सा, आवल बावल की संधि की जाती है। ठीक है, आगे बात करें देखो नाम आता है महाराणा कुंभा के प्रमुख जो सैनिक अभियान है उनके बारे में। सबसे पहले आबू विजय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से सेनापतियों के बारे में बात करें तो नारसिंह डोडिया और दूसरा था शेषमल को मार देता है। यहाँ पर से दूसरा बात करें देखो अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग है, कुंभा ने बनाया था, यह प्रथम विजय थी, ये भी याद रखना है। यहाँ पर से बात करें देखो मेवाड़ के बारे में तो राणा कुंभा आक्रमण करता है, मेवाड़ के कुछ अधिकार कर लेता है, कुछ क्षेत्रों पर उसको शेषमल को दे देता है। यहाँ पर से ये शेषमल वाला शासक है, ये आबू के पास वाला क्षेत्र आ जाता है। दूसरा बात करें कुंभा और नागौर विजय के बारे में, कुंभा और गुजरात विजय आ जाता है। दूसरा बात करें कुंभा और मांडू विजय आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें एक और नाम आ जाता है नागौर विजय। नागौर दुर्ग के ऊपर से साथियों देखो शम्स खां और नसरुद्दीन के अंदर से एक मतलब लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर से क्या कि ये जो शम्स खां है एक कुंभा से मदद मांगता है और शासक बनने के लिए मदद मांगता है। बाद में क्या करता है शम्स खां है, ये शम्स खां की कुंभा है वो कुछ शर्तों को शर्त मानने के बाद में उसको क्या कर देता है यहाँ पर से नागौर को जीत कर उसको दे देता है और यहाँ पर नसरुद्दीन है मारा जाता है। नेक्स्ट बात करें कुंभा गुजरात विजय के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन के पास में शम्स खां चला गया और संयुक्त आक्रमण मेवाड़ पर आक्रमण कराते हैं। कुंभा ने शम्स खां को मार दिया था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करें मांडू विजय के बारे में। मांडू विजय के बारे में जब चर्चा होती है मोहम्मद खिलजी प्रथम के बारे में बात करें तो मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण होता है। सारंगपुर का युद्ध होता है साथियों, ये 1437 में होता है, याद रखना। महमूद खिलजी को यहाँ पर से बंदी बना लिया जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर से क्या साथियों विजय स्तंभ का या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है,
इधर बात करें देखो गुजरात और मांडू के अंदर से एक तो कुतुबुद्दीन आता है, एक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट आता है। इनके अंदर से चंपारण की संधि होती है साथियों। चंपारण की संधि 1456 में होती है। ठीक है। मेवाड़ पर आक्रमण दोनों हार गए थे। ठीक है। और बदनौर में इसमें से विजय के उपलक्ष्य में कुशल माता का मंदिर बनाया जाता है। आगे देखते हैं देखो साहित्य कला स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। वीर विनोद ग्रंथ कवि राजा श्यामल दास द्वारा की गई थी। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी इनको कहा जाता है। सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और बात करें तो विराट दुर्ग का निर्माण भीलवाड़ा में इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। बोमठ दुर्ग है उदयपुर में, वो भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है राजसमंद में, वो भी इन्हीं के द्वारा। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण आबू पर्वत पर इन्हीं के द्वारा। बसंती पर बसंतगढ़ दुर्ग है पिंडवाड़ा सिरोही में इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। सारंगपुर के युद्ध के बाद में विजय स्मृति के अंदर से देखो क्या होता है, विजय स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। ये रहा आपके पास में विजय स्तंभ। इसके अंदर से देखो साथियों 9वीं मंजिल पर थोड़ी सी बिजली गिर गई तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। इसको विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ कहा जाता है। सबसे पहले बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ कि हिंदू मूर्तियों का अजायब घर इसको कहा जाता है साथियों। और भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोष इसको कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर से देखो इसके बाहर एक लगी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जिसकी भाषा है संस्कृत है, लेखक अत्रि भट्ट है। पूरा कराने का जो कार्य किया जाता है वो महेश भट्ट को दिया जाता है साथियों। ठीक है। 1949 के अंदर से उसके ऊपर पहली डाक टिकट जारी होती है। आगे बात करें देखो वास्तुकार के बारे में, तो 1440 से 1448 में इसको संपूर्ण वास्तुकार पूर्ण होता है। वास्तुकारों के बारे में बात करें तो जेता, नापा, पोपा और पूंजा है। 3 मंजिल पर साथियों तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इस काल में बात करते हैं तो साथियों इनके काल में इनके मंत्री धर्णक शाह ने शिल्पी देवपाक से रणकपुर जैन मंदिर बनाया था, जो चौमुखा मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा बदनौर में बनाया गया था। साहित्य कला के बारे में बात करें तो देखो साथियों कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। चित्रकला के गुरु कौन थे साथियों, जैन जनाचार्य हीरानंद थे। ठीक है। दरबारी विद्वानों के बारे में बात करते हैं। कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, जैनचंद्र सूरी, सुरेंद्र सूरी, मंडन, सोमदेव और सोमसूरी, ये सारे के सारे साथियों इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। कान्हा व्यास ने क्या किया साथियों देखो कुंभा के दरबार में रहकर एकलिंग महामात्य की रचना की थी साथियों। ठीक है। पहले वाले का तो लेखक कौन है, ये कान्हा व्यास जाता है। दूसरे वाले के जो लेखक करते हैं वो खुद कुंभा करता है। ठीक है। और साथियों कुंभा के द्वारा काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा गया था। कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी थी। पहला जाता है जयदेव गिरी की टीका, गोविंद गिरी जाता है। ठीक है। जिस दूसरा जाता है रसिक प्रिया की टीका। दूसरा नाम बात करें देखो यहाँ पर से नाम आता है चंडी शतक पर टीका आपको देखने को मिल जाती है। मेन रूप से रसिक प्रिया की टीका और चंडी शतक पर टीका आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें संगीत शास्त्र पर आधारित है कुंभा के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शुद्ध प्रबंधन, ये आपको देखने को मिल जाती है। संगीत राज के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ है, ये 5 भागों में विभाजित की गई है। कौन सा, पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, गिर रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रतन कोश आपको देखने को मिल जाते हैं। मंडन है वो कुंभा जी के प्रसिद्ध शिल्पी माने जाते हैं। मंडन द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में बात करें तो साथियों राजवल्लभ। ठीक है। राजवल्लभ के बाद में रूप मंडन, कोड मंडन, वेद मंडन, सुख मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुकार मंडन, वास्तु मंडन आपको देखने को मिल जाता है। अब अंतिम समय के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो जाता है। ठीक है। जिनको बाद में इनको बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। आगे बात करें तो साथियों इनके बारे में देखो इनके पुत्रों के बारे में उदा और रायमल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर से क्या होता है देखो राणा कुंभा की हत्या कर देते हैं उदा, और उदा को क्या कहा जाता है, पितरंता कहा जाता है। ठीक है। और 1400 इनकी जो छत्री है वो महादेव कुंड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से 1468 में इनकी हत्या करते हैं। 1468 से लेकर 1471 तक उदा शासन बनता है, और बाद में ये खुद भी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। बाद में जो दूसरा शासक आता है साथियों महाराणा रायमल आता है, जिसका शासनकाल 1701 से लेकर 1509 तक माना जाता है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर का पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। इनकी जो रानी थी श्रृंगार देवी इनको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा बात करें इनका जो विवाह होता है
आनंदी बाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इनके पुत्रों के बारे में बात करें, देखो श्रृंगार देवी के नाम आ जाता है पृथ्वीराज, जिसका विवाह होता है किससे, ताराबाई से। ये इसको देखो क्या होता है कि तेज दवी का कारण होने उसको उड़ना राजकुमार इसको कहते हैं। एक जय सिंह आ जाता है, दूसरा जयदेव आ जाता है, एक संग आ जाता है, एक आनंदी बाई आ जाता है। आनंदी बाई है ये श्रृंगार देवी की पुत्री थी, इनको बारे में थोड़ा सा याद रख लेना साथियों, ठीक है। ये इनकी पुत्री थी। इनका विवाह किससे होता है साथियों, सिरोही का जो शासक जगमाल देवड़ा से होता है। लेकिन इसमें जो मैन शासक था, वो मैन जो योग्य पुत्र था सांगा था। सांगा क्या करता है, मेवाड़ को त्याग कर अजमेर चला जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो जगमाल देवड़ा है ने जहर देकर मार दिया जाता है। उड़ना राजकुमार की जो छतरी है 12 खंभों की छतरी राणा कुंभा के निकट आपको देखने को मिलती है। अब जो मैन शासक आता है साथियों कौन सा आता है, राणा सांगा आता है। संग्राम सिंह अपन बोल सकते हैं 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासन रहता है साथियों। इनका जो जन्म होता है ये 12 अप्रैल 1482 को होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। राज्याभिषेक होता है साथियों इनका 15 मई से लेकर 1482 में दुर्ग मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। आगे बात करें, देखो यहाँ पर से करमचंद पवार के द्वारा शरण दी जाती है। और पवार के बारे में बात करें तो देखो राणा सांगा का आश्रयदाता इनको माना जाता है, और करमचंद पवार के द्वारा ही रावल की उपाधि दी जाती है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं साथियों कि सांगा को एक सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बात करते हैं, राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव माने जाते हैं। इतिहासकार इनको क्या कहते हैं साथियों, हिंदूपति की उपाधि देते हैं। प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मालवा विजय, महमूद खिलजी को हराया था। दूसरा बात करें गुजरात विजय है, जिसमें से मुजफ्फर शाह को हराया था। एक गागरोन युद्ध बोल सकते हैं, फिर झालावाड़ दुर्ग है, ये 1519 में अभियान होता है। इधर बात करते हैं एक और सैनिक अभियान है साथियों बाबर के साथ में, तो देखो बयाना झड़प हो जाती है। बयाना का दुर्ग होता है 1527 में। एक और होता है साथियों खानवा का युद्ध 1527 में, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। इधर इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध हो जाता है, जिसमें से खातुल्लो का युद्ध होता है 1527 में। बांडी या फिर धौलपुर का युद्ध होता है साथियों 1518 के अंदर से। इनके बारे में थोड़ा सा ये पूछ लेना, इनसे पूछा जाता है बहुत बार, तो थोड़ा सा देख लेना। आगे बात करें गुजरात विजय फिर मालवा विजय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर होता है क्या साथियों, गागरोन का युद्ध होता है, झालावाड़ का दुर्ग होता है, ये 1519 में होते हैं। मेवाड़ का जो शासक रहता है साथियों राणा सांगा रहता है। इधर गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह रहता है साथियों, और इधर मालवा के शासक की हमारा बात करें तो मेहंदी राय रहता है साथियों। इसमें से चंदेरी राज्य और साथ में महमूद खिलजी सेकंड है, वो ये रहता है। बाद में एक ईडर राज्य विवाद हो जाता है, विवाद के कारण साथियों रायमल और भारमल देखने को मिल जाता है। अब बात करें देखो साथियों गुजरात विजय के बारे में। मेवाड़ राज्य के शासक राणा सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के मध्य एक विवाद का मुख्य कारण क्या था, ईडर था। इस चीज़ को लेकर इनका विवाद होता है साथियों, ठीक है। ये इसको गुजरात वाला इसको लेना चाहता है, और ये कौन राणा सांगा इसको लेना चाहता है, इसलिए विवाद हो जाता है। अब बात करते हैं, देखो महाराणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में है, 32 खंभों की छतरी है, याद रखना। बसवा दोसा में इनका चबूतरा बना हुआ है। महाराणा सांगा के शासनकाल के बारे में बात करें तो 1509 से लेकर 1528 तक माना जाता है। इनके बारे में देख लेते हैं अपन। इनके पुत्रों में रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो रतन सिंह और भोजराज हैं, ये एक रानी के थे, ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों विक्रमादित्य और उदय सिंह ये हाडी रानी के पुत्र माने जाते हैं। अब इनको अलग अलग बांट देता है साथियों। ये भोजराज है, ये तो पहले ही मर जाता है। बाद में रतन सिंह राज करता है, 1528 से लेकर 1531 तक राज करता है। और विक्रमादित्य और उदय सिंह हैं जो हाडी रानी के जो पुत्र थे, इनको ये रणथंबोर दुर्ग दे देता कि आप यहाँ पर रहो और मौज करो। मेवाड़ को अब क्या कर सकता है, 2 गुटों में बट जाता है। अब बात करें देखो साथियों, सबसे पहले महाराणा विक्रमादित्य शासन बनता है 1531 से लेकर 1536 के अंदर से विक्रमादित्य है वो यहाँ पर से शासन बनता है। अल्प आयु होने में मेवाड़ का शासक बनते हैं, याद रखना। इनकी जो संरक्षिका रहती है वो इनकी खुद की माँ रहती हैं, हाडी रानी कर्मावती, ठीक है। बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ पर से जो ये कौन नाम आता है उसका, विक्रमादित्य है, ये अयोग्य शासक था, ज़्यादा योग्य नहीं था। मेवाड़ पर आक्रमण होता है, बहादुर शाह गुजरात का वो करता है। पहला आक्रमण 1533 में होता है। हाडी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर दुर्ग देकर वापस भेज दिया कि भाई चला जा, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ, दोबारा से वो आक्रमण करने आता है 1534 के अंदर से। इस समय दूसरा साका होता है, याद रखना, चित्तौड़गढ़ का। हाडी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया, वो कोई काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है। बाद में क्या होता है साथियों कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी अपनी नानी के भेज दिया जाता है। कर्मावती है वो जौहर करती है, केसरिया है वो बाघ सिंह करते हैं, ये याद रखना साथियों।
और इसी के साथ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो छीन लिया जाता है इनसे और बहादुर शाह इस पर अधिकार कर लेता है। अब बात करें, देखो ये रहा आपके पास में, इधर रणथंभौर है, इधर चित्तौड़ है, मेवाड़ के अंदर से ही, और ये क्या करता है, देखो इस पर अधिकार कर वापस आ जाता है गुजरात के बाद में क्या होता है साथियों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, मेवाड़ के सरदारों का पुनः अधिकार यहाँ पर से हो जाता है। उदय सिंह और विक्रमादित्य को वापस बुलाकर विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठाया जाता है। इसके लिए एक युद्ध होता है साथियों। कौन सा युद्ध होता है, नाम आ जाता है हुमायूं का आक्रमण होता है यहाँ पर से, और कलिंजर दुर्ग इसको पर जीत लिया जाता है। और बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ में जो बनवीर है वो विरोध करता है साथियों विक्रमादित्य के अंदर से बात करें, और बोलता है कि मैं शासक बनूंगा। ये बोलता है कि विक्रमादित्य को नहीं बनना देना चाहता, ये खुद बनना चाहता है। बाद में क्या करता है साथियों, देखो ये बनवीर था कौन, उनके बारे में बात करें तो बनवीर था, देखो साथियों, महाराणा रायमल था। महाराणा रायमल का पुत्र कौन था साथियों, पृथ्वीराज सिसोदिया थे और एक सांगा थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी हुआ करती थी, उनका पुत्र हुआ करता था साथियों। बाद में क्या करता है साथियों, ये विक्रमादित्य को मार देता है और साथ ही उदय सिंह को मारकर बनवीर स्वयं शासक बनना चाहता था। लेकिन जो पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग ले आ जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो आशादेवपुरा के पास में ले आई थी साथियों। और नाम बात करें, देखो महाराणा उदय सिंह का जो 1536 में राज तिलक हो जाता है। 1537 में आक्रमण कर चित्तौड़गढ़ पर बनवीर को मार दिया जाता है और मेवाड़ का राजा बन जाता है। अब जो महाराणा उदय सिंह का जो शासनकाल चलता है 1537 से लेकर 1572 के अंदर से चलता है साथियों। धाय माँ पन्ना धाय याद रखना। राज्याभिषेक इनका पहली बार तो होता है 1536 में, जो विधिवत है वो 1537 में होता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने में मारवाड़ के शासक नाम आता है राव मालदेव ने इसकी हेल्प की थी, ठीक है। और दो सेनापति आते हैं, नाम आता है उनका जेता और कुपा, ये थोड़ा सा देख लेना। और बात करेंगे साथियों अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर से, जिसके अंदर से जितनी भी हिस्ट्री बची है, जिसमें से अपन जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहते हो कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट कर देना, आपको जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।